वेलकम बैक फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 8,700 समथिंग शो हो रही है, बट प्रोबेबली 8,200 और 300 ओवरऑल मिला के 8,700 और मे बी ज्वाइनिंग तक 9,000 अराउंड हो जाएगी। सो काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव होप है। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, वेट ओवर हो गया है और बहुत अच्छा हमको रिज़ल्ट मिला है हमारे वेट का। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और लास्ट 2-3 सालों से जो एसबीआई क्लर्क से हमें था थोड़ा सा इशू, वो भी हो गया है। उतनी अच्छी वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, बट अब नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सो मैं इस वीडियो में अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी और ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि क्लर्क आने पे मेरी चेंज हो जाएगी। मेरा जो बेसिक रूटीन चल रहा है प्रिपरेशन का या फिर प्रैक्टिस का, वही चलेगा। जस्ट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी जो कि मैं यहाँ पे बता दूँगी। तो सबसे पहले प्री जैन में होगा और मैं ये मान के चल रही हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा। कोई आइडिया नहीं है कब होगा, बट मैं ये मान के चलती हूँ जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाता है अगर इन केस। तो अराउंड 45 डेज़ है हमारे पास फॉर प्री और इसी के हिसाब से लगभग 80 दिन हमारे पास मेंस के लिए होंगे अगर फेब में होता है तो यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे बेसिक्स वगैरह नहीं करने हुए हैं। तो मेरा सिर्फ फोकस प्रैक्टिस पे रहेगा। और अभी बिफोर शेयरिंग माय स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। कल मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो कल आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के बाद मेरा फुल फोकस होगा एसबीआई क्लर्क, क्योंकि उसके पहले फिर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है अनटिल एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है और उसका जो भी रिज़ल्ट रहता है। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया हुआ है, एसबीआई पीओ का मेरे अटेम्प्ट्स उतने नहीं गए हैं या उस हिसाब से नहीं गए हैं, तो मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट स्टिल देखते हैं। मेरा पहले दिन पे ही एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में, तो पहले दिन के अकॉर्डिंग बाकी शिफ्ट्स तो काफ़ी ही हार्ड आई हुई थी, जो भी लोगों का एनालिसिस से पता चला। तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। लेट्स सी क्या कैसे होता है, बट अभी मैं उस चीज़ को साइड में रख के जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है, जो मैं कर रही हूँ फॉलो, मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे यहाँ शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग से ऐड ऑन नहीं किया है मैंने। तो सबसे पहले मैं क्वांट के लिए बता दूँ, मेरा अर्थमेटिक पूरा हो चुका है। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो उतना मुझे अर्थमेटिक में प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था, बट यहाँ पे अर्थमेटिक मेरा क्लियर है। बस मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होती है तो वो मैं देख लेती हूँ। और डीआई वगैरह है, कैलकुलेशंस है। ओवरऑल जो कमी की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड मुझे लगता है मेरी काफ़ी सही हो गई है, क्योंकि क्लर्क के दोनों एग्ज़ाम, आरआरबी क्लर्क भी निकला और आईबीपीएस क्लर्क भी निकला। इसका मतलब स्पीड से तो उतना अब इशू नहीं है। मेन यहाँ पे मुझे और एक्यूरेसी भी उतना मेरा कुछ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। बस मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे पीओ में मेरे उतने अच्छे इस बार अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो मुझे पीओ बेसिस पे जो भी मुश्किल थोड़े क्वेश्चन होते हैं उसके टूवर्ड्स अपनी अप्रोच को बेटर करना है। सो यहाँ पे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है: डीआई, अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स जिसको हम कहते हैं। तो कैलकुलेशन और स्पीड मैथ्स, इसमें टेबल रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये तो आपको करना ही रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ों को भी रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड बूस्ट हो। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप क्वाड्रेटिक वगैरह भी करते हैं तो वो आपकी स्पीड को बूस्ट ही करता है। और इसके अलावा
फिर अगर डीआई की बात कर लेते हैं तो डीआई दो तरह की डीआई आपको देखने के लिए मिलेगी, एक प्री लेवल की और एक मेंस लेवल की। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है कि मिनिमम मुझे 5 और मिनिमम मुझे 2 मेंस की करनी ही करनी है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम नंबर जितना भी मेरे पास टाइम रहेगा या मैं अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर पाऊँगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम नंबर मेंशन कर दिया है। एंड देन अर्थमेटिक प्रैक्टिस मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई भी टॉपिक पढ़ना नहीं है। तो मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। यहाँ अर्थमेटिक के लिए मैंने कोई मेंशन नहीं किया है, बाउंड नहीं है कि इतने क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं। और दूसरी चीज़, अर्थमेटिक मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जस्ट मुझे अभी थोड़ा और मेहनत करनी है और अपनी स्पीड को बूस्ट करना है यहाँ पे। देन रीजनिंग में सिटिंग पजल है, तो वहाँ पे मैंने मिनिमम मेंशन किया हुआ है। मिसलेनियस है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड उसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग मैं रेगुलर बेसिस पे करूँगी। और प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग मेंस में आती है। बट मैं शुरू कर दूँगी अभी से, क्योंकि अगर मेरा ये दो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस इसमें अच्छा रहता है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है फॉर अ मेंस। तो वो मेरा रहेगा। और दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे ये भी ध्यान रख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी थी, ताकि मेरा अगर बीच में SBI PO क्लियर होता है या फिर RBI असिस्टेंट क्लियर होता है, तो उससे मेरी जो भी प्रिपरेशन है उसमें कोई इम्पैक्ट ना पड़े। देन इंग्लिश की अगर मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे मैंने राइटिंग भी मेंशन किया हुआ है। सिर्फ ये SBI क्लर्क के लिए नहीं है या फिर RBI असिस्टेंट के लिए नहीं है, ये ओवरऑल है। और किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर करके जाते हो अगर, तो आपको हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आनी ही चाहिए। तो उसके लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही करूँगी, हिंदी में भी ट्राई करूँगी कि मैं लिखूँ, ताकि अगर कभी आगे चल के मुझे RBI असिस्टेंट में कुछ पैटर्न में चेंज होता है या फिर आगे चल के मुझे लिखना पड़ता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं उससे बिल्कुल आसानी से डील कर सकूँ फॉर दैट। तो सबसे पहले ग्रामर के लिए, ग्रामर के लिए मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज़ करूँगी रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर से मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। फॉर वोकैब मैं ब्लैक बुक को प्रेफर करती हूँ, मैं वहीं से रिवीजन करूँगी रेगुलर बेसिस पे। एंड उसके अलावा जो भी रेगुलर एडिटोरियल्स होते हैं उनमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो टीचर्स करा देते हैं, तो मैं निमिषा मैम का फॉलो करती हूँ, तो मैं उसी से कर लूँगी। एंड देन रीडिंग की बात अगर मैं करूँ तो रीडिंग में एडिटोरियल हो गया, एडिटोरियल तो रेगुलर बेसिस पे करना ही है। उसके अलावा अगर आपको रीडिंग का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है तो आप इनसाइट्स ऑन से रीड कर सकते हो, या फिर आपको जो भी रेलेवेंट लगे। अदरवाइज़ अगर आपको वो स्टोरी बुक्स और कुछ भी रीडिंग करनी है तो ऐसे कंटेंट आप रीड करो जो रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही अलग लेवल पे हो, फिर वो यूज़फुल नहीं होगा। आपको ऐसे चीज़ें रीड करनी है जो यूज़फुल हो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन लास्ट में राइटिंग, तो मैं रेगुलर बेसिस पे राइटिंग ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। बीच में मैं कर रही थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया था दिवाली वगैरह की वजह से, बट मैं आगे ट्राई करूँगी। और ये जो राइटिंग होगी ये मैं टाइप करूँगी ताकि मेरी टाइपिंग भी सही हो। आगे फिर जीए की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे जो मुझे जीए का करना है, मैं रेगुलर बेसिस पे डेली फॉलो करूँगी। अभी मैं पहले परचम से फॉलो करती थी जो कि हाफ एन आवर का होता था, तो डेली बेसिस पे मैं उसी को फॉलो कर रही थी। बट अभी कुछ टाइम से मैंने एक दूसरे टीचर को फॉलो किया जिनका लगभग 1 घंटे का होता है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उतना टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं रेगुलर बेसिस पे परचम को फॉलो करूँगी, और उसके अलावा कुछ टीचर्स के PDF देख लूँगी। कुछ टीचर्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रीड करने में कम टाइम लगता है और रीड करने से आपकी न्यूज़ रिवाइज होती है। तो मैंने ये अभी सोचा हुआ है, मैंने इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेट्स सी कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। देन उसके बाद वीकली और मंथली। वीकली और मंथली में मैं अभी तक वीकली और मंथली रिवाइज़ करती थी, बट इस बार मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड की है कि मैं मंथली और वीकली का क्विज़ लगाऊंगी। और क्विज़ लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं वीक ख़त्म होने के बाद क्विज़ लगाऊंगी, कोई भी एक वीक जो भी मुझे रिवीजन करना है, और रिवीजन मैं साथ साथ करूंगी। तो जो भी मुझे वीक रिवीजन करना है
उस वीक का मैं वीकली लगाऊंगी, पहले उसका क्विज़ लगाऊंगी, एंड देन उस क्विज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो भी रहेगा, उसके क्वेश्चंस को एक दिन 2 दिन लेके पूरा अच्छे से मेमोराइज़ करूँगी। जब वीकली ख़त्म हो जाएंगे, 4 वीक 5 वीक जो भी मंथ में होंगे ख़त्म हो जाएंगे, देन उसके बाद मैं मंथली पे आऊँगी फॉर सेम मंथ। जब ये एक कंप्लीट हो जाएगा देन मैं नेक्स्ट मंथ पे मूव करूँगी। तो ये अभी तक की मेरी स्ट्रैटेजी रही है। और यहाँ पे मैं सितंबर से अपकमिंग जो भी मंथ रहेगा, लाइक सितंबर से फेब, तो मैं वो पूरा कवर करूँगी। इसके अलावा जो मैंने लास्ट अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने कुछ टीचर्स के वीडियोस देखे थे वीकली एंड मंथली, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे मेरे लिए। तो मैं उनको भी वीकली और मंथली करके रिवाइज करने का जो भी मेरा पैटर्न है उसको कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है फॉर मेमोराइजिंग थिंग। और कई सारी ऐसी न्यूज़ थी जो रिपीट हो गई थी, तो वो भी काफ़ी सही था। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कुछ सोर्सेज जो रिवीजन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो पहला तो कैरियर विल ऐप का है। इस पे आपको वीकली और मंथली, आई थिंक वीकली का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इनका मंथली फॉलो करती हूँ। तो कैरियर विल से मैं मंथली करती हूँ। देन इसके बाद क्रेज़ी ट्रिक्स करके, आई गेस क्रेज़ी ट्रिक्स करके एक है, उस पर मैं मंथली ही करती हूँ। एंड इसके अलावा जीके अपडेट है एक, इस पे भी मैं मंथली करती हूँ। सो इन सब के अलावा अगर आपके पास अभी, तो जैसे आपके पास काफ़ी सफिशेंट टाइम है, तो आप क्लाउड अफेयर्स का कर सकते हो। क्लाउड अफेयर्स का थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में होता है, इसलिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसकी न्यूज़ मेमोराइज़ नहीं हो पाती है सारी की सारी। बट क्योंकि आपको पीओ के अकॉर्डिंगली चीज़ों को अगर सोचना है तो थोड़ा डेप्थ में करना होगा, और एसबीआई तो डेप्थ में पूछता ही है। तो फॉर दैट क्लाउड अफेयर्स को भी प्रेफर किया जा सकता है यहाँ पे फॉर मंथली रिवीजन। और क्लाउड अफेयर का वीकली रिवीजन भी आता है, अगर आप वीकली नहीं कर पाते हो तो आप मंथली कर सकते हो। सो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिस बेसिस पे, इसके अलावा मुझे एसटी करनी है। लाइक अभी तक मैं आरबीआई असिस्टेंट की एसटी दे रही थी, अब मुझे एसबीआई क्लर्क की एसटी लगानी है, और साथ ही साथ मुझे मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब मेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं कहाँ से करूँगी, तो मेरे पास मेंस के लिए गाइडली का पीडीएफ है। मैं गाइडली के पीडीएफ को यूज़ करूँगी फॉर मेंस प्रैक्टिस। और उसके अलावा जो भी मेंस के एसटीज़ वगैरह होते हैं वो बीच बीच में दूंगी, बट अभी पहले मेरा ये रहेगा कि मैं पीडीएफ से प्रैक्टिस करूँगी। सो ये मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगा। और एसटी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एसबीआई क्लर्क का ही एसटी लगाओ या फिर जो भी एग्ज़ाम है उसका एसटी लगाओ। एसटी का मेन पर्पस होता है कि आपको जो भी टाइम बाउंड है उसमें आप इतने हैबिचुअल हो जाओ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच कर सको। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्लियर है तो आप कोई भी एग्ज़ाम का या किसी भी पर्टिकुलर प्री या मेंस का आप लगाओगे, किसी भी कंपनी का लगाओगे, नो मैटर व्हाट, आप आसानी से अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे। सो दैट इज़ इट। अब मेरा यही स्ट्रैटेजी रहेगा, मैं इसी के बेसिस पे काम करूँगी। अब एसबीआई पीओ का जो भी रिज़ल्ट रहता है देखते हैं क्या रहता है। अभी फ़िलहाल तो मुझे कल एग्ज़ाम देने जाना है। अभी मेरा जो स्कोर रह रहा है वो 75 to 85 के बीच में ही रह रहा है। उसके अलावा मैं मॉक्स वगैरह एसटीज़ जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं जो भी कंपनी की होती है वो देती हूँ, उसके अलावा भी मैं एक चीज़ और करती हूँ कि जो टीचर्स होते हैं वो मैराथन सेशंस लेते हैं या फिर मॉक सेशन लेते हैं, मैं उसको भी फॉलो कर लेती हूँ। लाइक मैं अगर एग्जांपल बताऊँ तो क्वांट का द कांस्टेंट गाइड का आता है, मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं उनका कर लेती हूँ। इंग्लिश का मैं ऐसे सर्च करती, जैसे आरबीआई असिस्टेंट मॉक आप सर्च करोगे
तो बहुत सारे टीचर्स का आ जाएगा, जो कि अभी एग्ज़ाम के पहले पहले डालते रहते हैं। तो फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, और जीके के लिए मैराथन सेशंस आते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले अगर आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना है, और एसटी देने का मन नहीं है या एसटी नहीं देना चाह रहे हो आप, तो आप ये वाली अप्रोच भी लगा सकते हो। मैं इसको फॉलो करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है मेरे लिए। सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, ये अप्रोच मेरी खुद की रहेगी कि मुझे कैसे करना है। मैं किसी को ये इंसिस्ट नहीं करूँगी कि आप ये अप्रोच फॉलो करो या फिर इसी अप्रोच से सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ, क्योंकि मैं खुद भी अभी सेलेक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी का बिलीव करना। ये मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं इस टाइम बाउंड में कैसे चीज़ों को अप्रोच करूँगी। इट इज़ अप टू यू, आप इससे क्या सीख सकते हो। जैसे मैंने अपना एक बनाया हुआ है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, आप अपना बनाओ अपने अकॉर्डिंग। आपकी अपनी वीकनेसेस होगी, अपनी स्ट्रेंथ होगी, आप उसको अंडरस्टैंड करो और उसके अकॉर्डिंग अपना बनाओ। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है, ये जस्ट इसलिए है ताकि आप इससे कुछ लर्न करो कि टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है। और मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं ऐड ऑन कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। मुझे मुझे पार्ट टाइम में जॉब भी करनी होती है, तो जितना टाइम मेरे पास रहता है पढ़ने के लिए, मैं उसी टाइम में इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।